माय डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक का आगाज जो है ना वो हम इंट्रोडक्शन से करेंगे और इंट्रोडक्शन में मैं दो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दो साइंटिस्ट हैं, C.M. Gullberg and P. Veitch in 1864। ये हमारे पास ये स्टूडेंट एक दो दफा ना एग्जाम में बतौर MCQ पूछा जा चुका है, तो आपको दोनों साइंटिस्ट के नाम और 1864 में ये लॉ जो है इंट्रोड्यूस करवाया। इस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें बताता क्या है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में बताता है द रेट एट विच a chemical reaction proceeds is directly proportional to the product of active masses of reactants। My dear student, this one is the statement of law of mass section। अगर आप इस स्टेटमेंट में देखें ना तो वाज़े तौर पर क्या कहा गया है। अगर मैं स्टेटमेंट को समराइज करूं तो ये स्टेटमेंट में बता रही है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन जिस स्पीड से होता है, जितनी तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये लास्ट लेक्चर में भी ना मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का उसकी स्पीड, उसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, तेज होगा। अब इसमें एक बात, ये मैंने यहां पर टर्म इस्तेमाल की प्रोडक्ट के द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज। एक लफ्ज प्रोडक्ट, एक एक्टिव मैसेज। यहां प्रोडक्ट से मुराद है हासिल ज़रब, जिसे हम हासिल ज़रब उर्दू में हम कहते हैं हासिल ज़रब। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 20। तो मैं कह सकता हूं 20 इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 5, यानी 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें तो आपके पास ये आंसर आता है। तो ये 20 इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहां प्रोडक्ट से मुराद ये हासिल ज़रब है। एक्टिव मैस, ये एक्टिव मैस क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, हमारी बुक में जो लिखा हुआ है वो है कि एक्टिव मैस इज एक्चुअली द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमारी बुक में डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब। लेकिन मैं आपको इससे हट के कुछ बात बताना चाहता हूं। जो एक्टिव मैस होता है ना, ये एक्चुअली रिएक्टेंट का वो मैस होता है विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ ना, सपोज आपने एक रिएक्टेंट लिया 10 मोल पर डीएम क्यूब। वो जो 10 मोल पर डीएम क्यूब है ना, वो सारे का सारा रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। उसका एक फ्रैक्शन ऐसा होता है जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। बाकी यानी सपोज आपने 10 मोल पर डीएम क्यूब लिया, इसमें 9.98 मोल पर डीएम क्यूब
अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो रिएक्शन में इन्वॉल्व है, 0.02% कंसंट्रेशन वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर एक्टिव मास क्या होगा? एक्टिव मास इज द 99.98 मोल पर डी। तो एक्टिव मास, द मास ऑफ द रिएक्टेंट विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ केमिकल, विच इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड। तो जितना आप सॉल्यूशन डाइल्यूट करते जाएंगे उतनी उस रिएक्टेंट की ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन एक्टिव मास बनती जाए, और फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन द होल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड द एक्टिव मास। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक हेडिंग है जिसका आज हम डिराइव करना चाहते हैं, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ Kc। ये Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको हम इस चैप्टर में, सारा चैप्टर इस Kc के गिर्द ही घूमता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम डिस्कस करें। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन A + B goes to C + D। माय डियर स्टूडेंट, जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो A एंड B दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड C एंड D दीज आर द प्रोडक्ट्स। और एक मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं KF, स्मॉल k है, KF विद द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। सिमिलरली जब ये रिवर्स की मैं बात करता हूं, इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन C एंड D दीज आर द रिएक्टेंट्स, while and A and B these are the products। और इसमें मैं एक टर्म ले रहा हूं दैट इज KR। तो KF फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, KR रिवर्स रेट कांस्टेंट। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है कंसंट्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, मैं ना कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा। अगर मैं A लिखता हूं, B लिखता हूं, ये सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जाहिर करते हैं। लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ A लिखता हूं, A उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट, B उसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट, तो जब मैं A और B के गिर्द, C और D के गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखता हूं तो ये एक्चुअली उनकी कंसंट्रेशन को जाहिर करता है। एक और चीज, हम ना कंसंट्रेशन के वेरियस यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम मोल पर डीएम क्यूब लेंगे, उसमें हम मोल्स लेंगे, उसमें हम मोल फ्रैक्शन को लेंगे, उसमें हम एटमॉस्फेयर या टॉर गैसेस का पार्शियल प्रेशर। वी विल यूज वेरियस यूनिट्स फॉर कंसंट्रेशन, लेकिन सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंट यूनिट यूज होगा दैट विल बी द मोल पर डीएम क्यूब। तो मैं कंसंट्रेशन का जो यूनिट यूज करूंगा वो मोल। ये बुनियादी चीजें आपके जहन में। तो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट होगा वो मोल पर डीएम क्यूब होगा। अब आए, मैं ना पहले आपके साथ शेयर करूंगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन पर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन ये अप्लाई करूंगा। फिर मैं रिवर्स रिएक्शन की बात करूंगा, उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करूंगा, और फिर मैं देखूंगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर, केमिकल इक्विलिब्रियम पर, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। तो पहले मैं लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करता हूं ऑन फॉरवर्ड रिएक्शन। यानी मेरे पास आ गया फॉरवर्ड रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं कहूंगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to concentration of A, concentration of B। यानी A और B दो रिएक्टेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन और दोनों की कंसंट्रेशन आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। आई मीन मैंने दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया। ये जो मैंने लिखा है, दिस वन इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड इसको RF से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी, इसकी जगह पे मैं KF फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। मैंने कह दिया कि यहां पे KF इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड KF इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट
कांस्टेंट। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KF फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट A स्क्वायर ब्रैकेट B दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैं बात करूंगा रिवर्स रिएक्शन पे। स्टूडेंट्स, जब हम रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो मेरे पास ये जो C और D है, अगर रिवर्स की बात करें, C और D दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड A एंड B दीज आर द प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। तो मैं क्या लिखूंगा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन that is directly proportional to concentration of C and concentration of D। और रेट ऑफ रिवर्स को मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें, इसकी जगह पे आपके पास KR आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। जब भी स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे ये कंसंट्रेशन को, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। और इसमें जो KR है, दिस इज कॉल्ड KR, स्मॉल k लिखना है, KR is called reverse rate constant। माय डियर स्टूडेंट, मैंने किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन पे, रिवर्स रिएक्शन, दोनों पे मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया और इस लॉ के नतीजे में मेरे पास ये दो रिलेशन आ गए। अब एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, जब यही रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों रेट्स आपस में बराबर हो गए। अब आप क्या करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड उसकी वैल्यू पुट करें, तो आपके पास क्या आया, KF कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स KR कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D। माय डियर स्टूडेंट, अब आप ये काम करें, ये जो कंसंट्रेशन का फैक्टर है इसको इधर डिनोमिनेटर में ले जाएं और इधर KR को इधर डिनोमिनेटर में ले जाएं, तो आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास बनेगा KF ओवर KR, ये बना, या आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास ये बना कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर ये इधर डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये आपके पास दो रेशियोज आ गई। ये ऊपर दोनों क्या है, दीज आर द प्रोडक्ट्स, यानी ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब यूं भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे KC से, हमारी बुक में KC, KX, KN, तो KP, लेकिन मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, KC। अब KC की यहां से अगर आपसे कोई कहे कि जनाब आप हमें ना KC की डेफिनेशन बताएं, व्हाट इज KC, तो बाज दफे ये क्वेश्चन आते हैं ना, डिफाइन KC, KC मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप उसकी ये डेफिनेशन करेंगे। पहली डेफिनेशन तो ये आ गई ना, ऊपर क्या है KF, व्हाट इज KF, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, नीचे रिवर्स रेट कांस्टेंट, दोनों की क्या आ गई, रेशो। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे कि KC इट इज द रेशो बिटवीन फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट। एक और भी आपके पास है, ये वाली डेफिनेशन या ये वाली कर लो, इट इज द रेशो, रेशो जब भी बटे में आए ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाए तो हम इसको कहते हैं रेशो। तो व्हाट इज दिस, KC इज द रेशो, KC मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज द रेशो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक और स्टूडेंट,
for more generalized form of reversible रिएक्शन, अगर मैं ये लूं फॉर्म रिवर्सिबल रिएक्शन की, A2A प्लस B2B रिवर्सिबल, C एंड D2D, या मुझे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, इनका तो पता है, कैपिटल A, कैपिटल B रिएक्टेंट्स, कैपिटल C, कैपिटल D प्रोडक्ट्स, लेकिन ये स्मॉल ABCD ये क्या है? माय डियर स्टूडेंट, ये जो ABC या D हमने स्मॉल लेटर लिए, ये दो चीजों को जाहिर करता है। दीज आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये नंबर ऑफ मोल को जाहिर करता है। एक और चीज, ये जो स्मॉल ABC है, these represent coefficient of balanced chemical equation, coefficient, ये balanced chemical equation के coefficient है, या these are number of moles of reactants and products। अब अगर आप इसको Kc expression, this one is called the Kc expression, अगर आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन को Kc expression में लिखेंगे तो आपके पास आएगा Kc दैट इज इक्वल टू, बेटा जी प्रोडक्ट ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ D, ये प्रोडक्ट ऊपर आ गए जैसे हमने ऊपर लिखा, लेकिन अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये इनके ऊपर बतौर एक्सपोनेंट अपीयर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बतौर एक्सपोनेंट, पावर के तौर पर। और बिल्कुल इसी तरह आप न्यूमिनेटर में आप ना डिनोमिनेटर में आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लिखते हैं, तो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक्सपोनेंट के तौर पर अपीयर होते हैं। तो दिस वन इज द मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर आपके पास ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन हो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन हो, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को एक्सपोनेंट के तौर पर लिखेंगे। हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को न्यूमिनेटर में लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हैं स्टूडेंट यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc के यूनिट्स। ये अक्सर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या MCQ पूछा जाता है, जरा इसको एहतियात के साथ। मैं आपके सामने ना 3-4 केसेस शेयर करता हूं। नंबर 1, मेरे पास ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैं इसमें Kc के यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहता हूं। एक बात दोबारा ज़हन में बिठा लो, जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा मैं इसकी जगह पे दो चीजें लिखूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे मैं इसकी जगह पे CONC कंसंट्रेशन कॉन के लिखूंगा, और अगर मैं यूनिट्स में चला गया तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे लिखूंगा मोल पर DM3। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब मुझे कहा गया कि आप इस रिवर्सिबल रिएक्शन इसकी Kc की वैल्यू लें, तो पहले तो मैं इसका Kc एक्सप्रेशन लिखूंगा, राइटिंग द Kc एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। और जब मैं Kc एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैंने आपसे कहा है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहां पे HI है, तो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये एक्सपोनेंट के तौर पर अपीयर हो। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2 एंड I2, दो रिएक्टेंट्स है, दोनों की कंसंट्रेशन वो नीचे और प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन ऊपर, और इसमें जो नंबर इसमें 1 लिखा होता है, इधर भी 1 लिखा होता है, और वो 1 यहां ऊपर लिखते हैं, वो नजर आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास मैंने कहा जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है वहां पे मोल पर DM3 लिखो, तो स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन की जगह पे मैं लिखूंगा मोल पर DM3, और इसका क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया ओवर इसकी जगह पे क्या आ गया मोल पर DM3, और यहां भी कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर DM3। माय डियर स्टूडेंट, मोल पर DM3 इसका ये मोल पर DM3 का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब है कि इन दिस केस Kc हैज नो यूनिट्स।
एक बात तो ज़हन में बिठाएं, एक बात जो मैं आपको याद करवाना चाहूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन इसमें Kc का कोई यूनिट नहीं होगा? वेरी सिंपल, याद ये रखना है कि फॉर दोज रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच if number of moles of reactants are equal to number of moles of product, अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स की तादाद बराबर हो, then Kc has no units, तो इस केस में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे कि इधर देखें, ये रिएक्टेंट्स है 1 1 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल्स, ये प्रोडक्ट है और ये जो 2 लिखा हुआ है दिस वन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के मोल्स 2, प्रोडक्ट के मोल्स 2, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर। तो ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे उसमें Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहते हैं ना, हम कहते हैं जी कि 2HF रिवर्सिबल H2 प्लस F2। अगर आप इस रिएक्शन में देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 मोल्स, ये देखें 1 मोल फॉर H2 1 मोल फॉर F2, तो 1 + 1 2 मोल। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे उसमें Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। ये पहली बात। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मेरे पास ये आ गया नंबर 2 पे N2 + 3H2 रिवर्सिबल, ये मेरे पास आ गया 2NH3। मैं ना Kc यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका Kc एक्सप्रेशन लिखें। जब मैं Kc एक्सप्रेशन लिखता हूं ना तो मेरे पास Kc, स्टूडेंट ये जो प्रोडक्ट है अमोनिया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ मोल्स बतौर एक्सपोनेंट आ गए, ओवर ये 2 रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसका नंबर ऑफ मोल 1 है तो 1 ऊपर आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं तो ये 3 आ गया। अगला काम अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि जहां पे कंसंट्रेशन का साइन है वहां पे या तो कॉन्क लिखो या उसका यूनिट लिखो, तो मैं वहां पे मोल पर dm³ लिख देता हूं और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां पे आप लिखोगे मोल पर dm³, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन मोल पर dm³, लेकिन इसके ऊपर क्या आएगा क्यूब। अब इसमें देख लो, आप जानते हैं कि अगर बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट ऐड अप हो जाएंगे, तो 3 + 1 4, और ये 4 जब ऊपर जाएगा, ये ऊपर वाला बेस बिल्कुल सेम है, तो 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -4, तो इसका मतलब हुआ वो -4 2 -4, तो आंसर आपके पास क्या आएगा -2। तो आपके पास ये क्या आ गया मोल पर dm³, और अब आपके पास ये आ गया -2, तो इसका मतलब हुआ तो Kc क्या बना, Kc आपके पास बना मोल -2 और dm 3 2 6, तो dm + 6। तो इस रिएक्शन के लिए आपके पास Kc के ये यूनिट्स हैं, इसको याद रखना स्टूडेंट। बाज दफा तो इस तरह यूनिट्स आपसे पूछ लेते हैं, बाज दफा वो CONC कौन की सूरत में भी आपसे MCQ पूछा जाता है। अगर वो कौन की सूरत में पूछा जाए तो डेफिनेटली ये सारे का सारा जो है ये बराबर है किसके, या ये बराबर किसके कौन, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन -2, ये भी आप लिख सकते हैं। तो बाज दफा इस सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ, बाज दफा इस तरह भी आपसे यूनिट्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास है नंबर 3 पे एक और एग्जांपल, PCl5 रिवर्सिबल PCl3 + Cl2, आपसे Kc यूनिट्स डिमांड किए गए। बिल्कुल इसी तरह पहले आप इसका Kc एक्सप्रेशन लिखें
कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और साथ ही आपके पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन ओवर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो जहां पे कंसंट्रेशन है वहां पे आप क्या लिखोगे, मोल पर DMQ। तो इसके आप मोल पर, और यहां पे क्लोरीन की कंसंट्रेशन, इसके लिए भी आप मोल पर DMQ ओवर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 आप लिखेंगे मोल पर DMQ। तो स्टूडेंट एक मोल पर DMQ कैंसल आउट हो गया, ये आपके पास बचा। तो इस केस में द यूनिट्स ऑफ Kc आर मोल पर DMQ, या ये मोल पर DMQ किसके बराबर है, कौन के। तो ये आपको याद रखना होगा। माय डियर स्टूडेंट, कुछ ये रिएक्शन थे जिनमें आपको Kc यूनिट्स मैंने आपको फाइंड आउट कर। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा, और साथ ही साथ हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म जो इस चैप्टर में हमने, जिसकी बेस पे ये चैप्टर सारा जो है वो आप पढ़ेंगे, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। और आज के इस लेक्चर के एंड पे हमने 3 डिफरेंट रिएक्शंस लेकर, रिवर्सिबल रिएक्शंस लेकर, हमने उसमें Kc के यूनिट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।